नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी आ चुके होंगे ऐसी उम्मीद भी है। कैसे हैं? बढ़िया हो ना सब? अब तो होली आने वाली है भाई, तो होली फेस्टिवल आप लोग सब मनाइएगा अच्छे से। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। ठीक है, आज की क्लास को हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स के अंदर, वो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। याद है आपको? पिछली क्लास में मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखाया था। टॉपिक का नाम था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मात्रक और मापन, ये हमारा टॉपिक चला हुआ था। और पिछली क्लास के अंदर यानी कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ाया कि मात्रक कैसे निकालते हैं और कैसे विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं पिछली क्लास में आप सभी लोग होंगे और मजा आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बेहतरीन क्लास को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि भैया हमने पिछली क्लास में विमीय सूत्र निकालना सीख लिया था। और विमीय सूत्र क्या होता था कि जब हम किसी चीज को एम एल टी की घात में लिख देते थे बेटा। जब हम किसी चीज को एम एल टी की घात में लिख देते थे तो वो क्या बन जाता था? हमारा विमीय सूत्र बन जाता था। ये हमने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ा दिया था बेटा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, मोमेंटम का, इम्पल्स का, ये सभी मैंने आपको निकालना सिखा दिए थे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है आज की क्लास में, यहाँ लिख देता हूं, आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। पिछली क्लास में हमने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र बेटा पढ़ा दिया था। ठीक है, एक मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एक डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, एच डब्ल्यू। पहले तो मैं एच डब्ल्यू का डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ कर लेता हूं कि मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे। एक दिया था गतिज ऊर्जा का, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता था 1/2 mv²। क्या होता था? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता था वो होता था 1/2 mv²। तो बेटा एक बात बताओ, 1/2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मास, m का मतलब मास होता था द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? m। लेकिन ये जो v लिखा हुआ है, v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी, वेग होता है। और v का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? L t-1। अब इसका भी क्या लगा हुआ है? ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर। तो क्या आएगा आंसर? m तो m रहेगा, l का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है। t कितना हो जाएगा? -2। तो आंसर जो आ गया हमारा, ये आ गया ml2t-2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे वाली क्लास अपलोड है, एक बार आप चेक कर लीजिए भाई, अपलोड है क्लास। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है ml2t-2। ये होमवर्क में मैंने करने को दिया था, जिसका नहीं हुआ वो चेक कर लीजिए। एक मैंने आपको प्रेशर का निकालने को दिया था। प्रेशर का मैंने आपको सूत्र भी लिख के दिया था कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स बटे एरिया। ये मैंने आपको फॉर्मूला भी भाई दिया था निकालने के लिए, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मैं ऑलरेडी आपको कल पढ़ा चुका था कि फोर्स का जो होता था, बल का जो होता था, फोर्स का, ये होता था हमारा ml t-2। और नीचे जो आता है ये क्या आता है? एरिया। एरिया का क्या होता था बेटा? L²। एरिया जो होता है क्षेत्रफल, इसका क्या आता था? L² आता था। अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, L⁻² को ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर ऑलरेडी L1 है, एक बेटा ऑलरेडी ऊपर है एक। ठीक है, लेकिन जब नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जब हो जाएगा तो m रहेगा, L-1 हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा? -2। ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर थे। दो होमवर्क जो मैंने आपको दिए, अपना मैच कर लीजिए। ये होमवर्क कर का ये आंसर, एक आंसर ये आ गया आपका, और एक आंसर आपका ये आ गया। जिन बच्चों का गलत है भाई सब सुधर जाओ आप लोग। ठीक है, पढ़ो अच्छे से उसको जो मैंने कल पढ़ाया था। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी कि चैप्टर वही रहेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक मापन। टॉपिक अगला है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। ये पता चला कि L- कहाँ से हो गया? एक देखो, एक तो L ऊपर था,
लेकिन जब ये माइनस का ऊपर जाएगा, एल की घात क्या हो जाएगी ऊपर जाके -2। अब गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, -2 और +1 कितना आएगा, -1। इस तरीके से एल कितना आ गया वहां पर, -1 आ गया। समझ में आया, इस तरीके से वो हो गया है। अब अगला टॉपिक हमारा बेटा स्टार्ट होता है, और वो अगला टॉपिक हमारा क्या था भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हेडिंग डाल लीजिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां इनको कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको, पूरक राशियां इनको कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पूरक राशियां इनको कहते हैं। मैच कर लिया आपने अपना होमवर्क का आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर जिसका सही है तो बढ़िया बात है, लेकिन जिसका सही नहीं है वो दोबारा से पढ़ेगा बेटा, ठीक है। तो देखो भाई, अगला टॉपिक आज का हमारा स्टार्ट होता है। आज का टॉपिक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आपको मैं एक बात बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे आपने कभी गणित में पढ़ा हो, 9वीं 10वीं क्लासेस में पढ़ते थे, किसके पास गणित था भाई, 10वीं तक तो वैसे सबके पास ही होता है, लेकिन वहां पर आपको एक चीज सुनी होगी आपने ध्यान से, कि भाई हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हुआ करती थी, यानी कि सप्लीमेंट एंगल हुआ करता था। ऐसे कोण जिनको जोड़कर 180 180 डिग्री आता था, ऐसे एंगल को सप्लीमेंट एंगल कहते थे। यानी ऐसे एंगल को सप्लीमेंट कहा जाता था जिनको ऐड करके 180 डिग्री आता था, जिनको जोड़कर 180 डिग्री आता था, उन एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता था, यानी कि पूरक कोण उनको कहा जाता था। क्या आपको याद है पूरक कोण किसे कहते थे? क्लियर। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मैं ये कह देता हूं आपसे कि मीनिंग जो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, वो एंगल से होता है। एंगल का मतलब है कोण से होता है। सप्लीमेंट चीज का मतलब क्या होता है, कोण से होता है। और साइंस के अंदर, जैसे गणित के अंदर आपने कई कई प्रकार के एंगल पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, पता नहीं कितने प्रकार के कोण आपने गणित में पढ़ लिए होंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम सप्लीमेंट्री की बात साइंस के अंदर करते हैं, तो सप्लीमेंट्री का मीनिंग किससे होगा, एंगल से होगा। और एंगल बेटा दो प्रकार के होते हैं साइंस के अंदर। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है हमारा प्लेन एंगल, समतल कोण, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण के नाम से जानते हैं। पहला हमारा होता है प्लेन एंगल, समतल कोण, और दूसरा हमारा आता है सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, ठोस कोण के नाम से जानता है। तो अगर मैं पूछूं कि आप लोगों से क्या पूछूं एक चीज, कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मीनिंग क्या है भैया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मीनिंग होता है एंगल से। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। देखो क्या करना है बालकों, आप लोगों को अपने कॉपी में हेडिंग डालनी है आज के टॉपिक की, क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। लिख लो वहां पर कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का जो मीनिंग होता है वो किससे होता है, एंगल से होता है, कोण से होता है। और विज्ञान के अंदर कितने प्रकार के कोण होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक प्लेन एंगल, समतल कोण, और दूसरा क्या होता है हमारा, सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण। अब एक एक करके इन दोनों एंगल को हम पढ़ते हैं बेटा, कि प्लेन एंगल आखिरकार में क्या होता है और सॉलिड एंगल आखिरकार में क्या होता है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे प्लेन एंगल की। सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा प्लेन एंगल की, यानी कि समतल कोण को पढ़ने की कोशिश करेंगे। भाई एंगल हमारे कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती हैं, यानी कि पूरक राशियां जो होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। साथ के साथ लिखते भी चलो भाई साहब, ठीक है, साथ के साथ आप लोगों को लिखते भी रहना है, ठीक है। सर आप टाइम से नहीं कराते, लेट होते हो डेली। नीतू कुमारी जी, ये क्लास 12 बज के 2 मिनट पर स्टार्ट हो गई थी। क्या मैं लेट हुआ बाल को, आप इस नीतू कुमारी को एक बार बताओ, क्या बेटा मैं लेट हुआ? 12 बज के 2 मिनट पर बेटा ये स्टार्ट, हाँ। सर पीपीटी से मत पढ़ाओ, ले भाई पीपीटी से नहीं पढ़ा रहे, खत्म, पीपीटी को खत्म ही कर दिया। आज का टॉपिक क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब है पूरक राशियां। कितने प्रकार की होंगी पूरक राशियां, दो, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को क्या कहते हैं, समतल कोण, और इसको क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं भाई साहब, मैं आपको हाथ से लिखकर पढ़ाता हूँ, एक एक चीज को डिटेल में हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो प्लेन एंगल। सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग प्लेन एंगल। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम कहेंगे समतल कोण। प्लेन एंगल को हम कहेंगे समतल कोण, ठीक है, प्लेन एंगल को हम क्या कहेंगे, समतल कोण। अब जरा समझें कि ये समतल कोण होता क्या है,
ठीक है। समतल कोण होता क्या है, सुनो बेटा। देखो आपने आप आज तक अपनी जिंदगी में जो भी एंगल पढ़े होंगे, जैसे ये कोई लाइन है, ये एक और लाइन बेटा मैंने बना दी, तो इन दो रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, समतल कोण कहते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपने आज तक जितने भी एंगल पढ़े हैं वो प्लेन एंगल ही होते हैं, वो समतल कोण ही आपने पढ़े हैं। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, या तो आप ये कह लीजिए दो लाइन, ये लाइन एक है, ये लाइन एक थी बेटा, लाइन एक, और ये लाइन दूसरी है। तो इन दोनों लाइन की दो रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा, जितने एंगल पर, जितने कोण पर दो रेखाएं आपस में झुकी रहती हैं, उसको बेटा हम समतल कोण के नाम से जानते हैं। या फिर ये भी कह सकता हूं कि भाई प्लेन, दो प्लेन भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक ये समतल है बेटा, ये क्या है, समतल, प्लेन है ये, और ये भी एक दूसरा समतल है, ये दूसरा फोन है, ये भी प्लेन है। अगर मैं इन दोनों प्लेन को ऐसे झुका दूं, अगर मैं इन दोनों प्लेन को ऐसे झुका दूं, तो अब भी तो ये दो लाइन ही आपको दिख रही होंगी। एक ये वाली लाइन दिख रही होगी आप लोगों को, अगर मैंने इनको झुका दिया। एक तो आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, एक आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लेन एंगल जो होता है, समतल कोण, या तो ये दो लाइन के बीच में होता है, या फिर दो प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है। तो इन दोनों के बीच में भी अगर एंगल बनेगा तो बनेगा तो लाइन के ही बीच में ना, ये तो ऊपर आ जाएगा हिस्सा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो याद रखना बेटा कि प्लेन एंगल जो बनता है, इसकी परिभाषा ये होगी कि इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस और टू प्लेन्स, एनी टू लाइंस और टू प्लेन्स, एनी टू लाइंस और टू प्लेन्स। हिंदी में लिखें, यह है कोई दो रेखाओं, कोई दो रेखाओं या दो समतल के बीच का कोण होता है, दो समतल के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है, यह दो रेखाओं या दो समतल के बीच का कोण होता है। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, दो रेखाओं या दो समतल के बीच का कोण होता है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब सुनो, इसको निकाला कैसे जाएगा बेटा। सबसे पहली बात, किसको निकालेंगे कैसे, तो देखो बच्चे, जब भी आप इस लाइन को ऐसे गोल गोल घुमाओगे, जब भी आप इस लाइन को ऐसे गोल गोल घुमाओगे, तो ये आपका एक सर्कल बनेगा, वृत्त जिसे कहते हैं सर्कल। ये आपका एक सर्कल बन जाएगा बेटा, ऐसे घुमा दिया आपने इसको गोल गोल, ये एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल। और ये इस सर्कल की क्या हो जाएगी बेटा, ये केंद्र हो जाएगा, सेंटर, ये रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या जिसे आप लोग कहते हो, ये रेडियस हो जाएगा। तो प्लेन एंगल को कैसे, थीटा को कैसे निकाला जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, इसे कहते हैं, ये जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच की, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली इन दोनों लाइन के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसे कहते हैं आर्क, यानी चाप की लंबाई इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर्क, चाप। तो थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये त्रिज्या, ये आपका थीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी कि चाप की लंबाई कितनी है डिवाइड बाई त्रिज्या कितनी है, दोनों को भाग दे दो, ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका थीटा निकल के आ जाएगा। समझ आए। प्लेन एंगल किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। प्लेन एंगल किस किस को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ भाई साहब। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होता है मात्रक, वो क्या होता है, तो याद रखना वो रेडियन होता है बेटा। एसआई यूनिट जो होता है प्लेन एंगल का, तुम कहोगे सर जी एंगल तो डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री में मापा जाता है। नहीं भाई, एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। डिग्री में तो हम मेजर कर लेते हैं, बट डिग्री एसआई यूनिट नहीं होती, अंतरराष्ट्रीय इकाई होता है। एसआई का मतलब अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, किस किस में, डिग्री और रेडियन में। याद रखना, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। किसके बराबर होता है,
पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। तो आज हमने टॉपिक क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर से याद दिलवा रहा हूँ। आज हमने टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो बच्चे लेट आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेट मत आया करो, टाइम से ही क्लास में आया करो। 12 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, यानी कि 12:02 पर मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा सुनो। तो मैंने आज का टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो पहली बात तो सप्लीमेंट का मीनिंग किससे होता है, एंगल से होता है, कोण से होता है। और विज्ञान के अंदर दो प्रकार के कोण होते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल। तो हम पहले इसी को पढ़ा रहे हैं, प्लेन एंगल को, समतल कोण को हम पढ़ा रहे थे बेटा, कि समतल कोण आखिरकार होता क्या है। तो समतल कोण मैंने बताया कि ये कोई सी दो रेखा, दो लाइन ऐसे खींच दो, उनके बीच में जो कोण बनता है वो क्या होता है, दो रेखाओं के बीच में समतल कोण। या हो सकता है दो रेखा ना हो और दो समतल दिए गए हों। जैसे मैंने दो फ़ोन आपको बताए थे अभी करके, कि भाई ये एक फ़ोन ये है मेरे पास, एक फ़ोन ये है। तो इनको जब मैंने झुका दिया था आपस में, इस तरीके से मैंने आपको इनको झुकाया, तो आपको तो दो रेखा ही दिख रही हैं। भाई प्लेन तो ये तो ऊपर हो जाता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है इसका, ये तो ऊपर हो गया ये वाला बेटा। ये वाला हिस्सा आपको सिर्फ लाइन दिखाई दे रही होंगी, एक ये लाइन एक ये लाइन। ठीक, तो प्लेन हो या लाइन हो, दोनों के बीच में जो झुकाव होता है उसको बेटा क्या कहा जाता है, हमारा समतल कोण कहा जाता है। कैसे निकालेंगे, जैसे एक लाइन ये मान ली, एक लाइन ये मान ली, इसको जब ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है उसे कहते हैं चाप की लंबाई। तो थीटा निकालने का सूत्र हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसका यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। बट अगर डिग्री और रेडियन में आपको रिलेशन पूछा जाए, संबंध क्या होता है डिग्री रेडियन में, तो पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपने यूनिट के नीचे क्या लिखा है, ये पाई है, पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर। सर जी इसका यूज क्या होगा, ये जो आपने कोष्टक में लिखा है इसका प्रयोग कहाँ पर होगा। तो भाई साहब इसका यूज ये है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कि बेटा कन्वर्ट कन्वर्ट 2π/3, ये तो रेडियन है, जो भी आपको पाई में दिखे वो होता है रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि 2π/3 कोण को, यानी 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, बदलना क्या आएगा आंसर, रेडियन को डिग्री में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं एक और, कन्वर्ट कन्वर्ट 270, या ऐसे लिख लीजिए 330 डिग्री इनटू रेडियन, कुछ भी हो सकता है डिग्री में, इनटू रेडियन। ठीक है, साइंस डेली को हिंदी में स्टार्ट करवा देंगे भाई बीरन जी। देखो आप लोग ना, एक बच्चे आप लोग किसी भी कमेंट को, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट पता है मुझ तक क्यों नहीं दिखते हैं, जैसे आप कमेंट कर रहे हो तो आप लोगों के कमेंट मुझ तक क्यों नहीं दिखते हैं। आप लोग एक कमेंट को बेटा बार बार जब लिखते हो तो हमारी टेक्निकल टीम आपको तुरंत ब्लॉक कर देती है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पैम फैला रहे हैं। आप लोग एक कमेंट को एक ही बार लिखा करो, तब तो आपका कमेंट आएगा। अदरवाइज जब आप बार बार लिखने की कोशिश करते हो बच्चों, तो आपका कमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें मैं भी ठीक नहीं कर सकता, वो टेक्निकल टीम ही आपको ब्लॉक कर देती है ऊपर से ही। ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं आ पाता मेरे तक। फालतू के जो आप कमेंट करते रहते हो वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उस बच्चे को ही ब्लॉक कर देते हैं जो ऐसा कर रहा होता है। तो ऐसा गलत काम आप ना करें, उसमें आपको नुकसान होगा बेटा। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको इसमें बदलना है 330 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। अब इसका यूज होगा, ये जो सूत्र मैंने लिखा था ना, ये वाला, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब आपको करना क्या है भाई, पीडीएफ आपको आज आज मिल जाएगा, हो सकता है कल कुछ पीडीएफ मैंने भिजवा दिए हैं और आज कुछ और मिल जाएंगे, तो सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर आपको डिग्री रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ जाए तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। याद रखना 2π/3
इसमें बेटा 180 बटे पाई से गुणा कर दिया करो। किससे गुणा कर दिया करो? 180 बटे पाई से गुणा। पाई से पाई कट जाएगा, कितना आएगा? 3 से ये 60 टाइम्स कट जाएगा 60 बार, और 60 से कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा कर देनी है आपको? ये कोष्टक में कर लो, ये आंसर है, इससे गुणा कर दिया करो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा? अगर आपको बेटा डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ जाए तो उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, पाई बटे 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जीरो से जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 33 पाई बटे 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब। सतीश कुमार दोबारा से वीडियो को देख लें, मैं इतना ही कोशिश कर सकता हूँ बेटा समझाने की। एक बार फिर से आप देखोगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब हमने क्या पढ़ लिया भाई? हम क्या पढ़ रहे थे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशियां। इनका मीनिंग किससे होता है? एंगल से। एंगल कितने प्रकार के होते हैं विज्ञान में? दो। एक हमने पढ़ लिया प्लेन एंगल। अब हम दूसरे वाले पर आते हैं जिसका नाम क्या है? सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण जिसको कहते हैं। पहली बात तो ये बात आप लोग याद रखना कि भाई साहब प्लेन एंगल जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये वाला एंगल जो दो लाइन के बीच में होता है या दो सरफेस के बीच में होता है, अब जरा इसको सुनो। इसको हम कहते हैं, ये एक टू डायमेंशनल एंगल होता है। याद रखना, इट इज टू डायमेंशनल एंगल। इट इज टू डायमेंशनल एंगल। यह एक दो विमीय कोण होता है। यह एक दो विमीय कोण होता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। यह एक दो विमीय कोण होता है बेटा, ये बात आपको क्या करनी है? याद। यानी प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में होता है। 2D में होता है प्लेन एंगल। ठीक है, अब आता है सेकंड हमारा, तो सेकंड का नाम लिखें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? सॉलिड एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? ठोस कोण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको? सॉलिड एंगल, ठोस कोण के नाम से जिसको जानते हैं। क्लियर? अब इन दोनों में अंतर क्या है भाई? वो तो था प्लेन एंगल, वो तो था समतल कोण। वो कैसा था? 2D में होता था, दो विमीय होता था। लेकिन ये वाला जो एंगल है भाई, ये होता है, इस इन दोनों में अंतर ये है कि ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इट इज ए 3 डायमेंशनल एंगल। ये कैसा होता है आपका? 3 विमीय कोण होता है। लिखो, यह एक 3 विमीय कोण होता है। यह एक 3 विमीय कोण होता है। यानी इन दोनों में अंतर ही बस एक है कि वो होता था 2D में, ये होता था 3D में। ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही एक यूनिट का सिस्टम होता है, यानी कि मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है जो हर जगह मान्य होती है। ऐसा ही, अभी वैसे तो सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक क्या आएगा आपका? मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही क्या है। ऐसा ही एक पद्धति है बेटा चीज़ों को मापने की, और हमारे देश में यही चलती है। 1960 में इसका जन्म हुआ था। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है? तो ऐसा यूनिट एक सिस्टम है जहाँ, मतलब ऐसा ही का मतलब किस चीज़ में मापते हैं। जैसे प्लेन एंगल का क्या बताया मैंने आपको? रेडियन, तो उसको रेडियन में मापा जाता है। अब आता है सॉलिड एंगल। वो 2D में होता था, ये 3D में। 2D और 3D का अंतर क्या होता है सर जी? 2D और 3D का अंतर क्या होता है? 2D और 3D का अंतर ये होता है बच्चों कि वो तो आपको जैसे दिख रहा था ना, ये वाला जब दिख रहा था, ये वाला, तो इसको आप ऐसे अंदर जाके थोड़ी देख सकते हो, इसके अंदर बोर्ड के अंदर जाके नहीं। तो ये बाहर से ही दिख रहा है ना, 2D। लेकिन ये वाला जो एंगल अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप चारों साइड से देख सकते हो। कौन खाया है आइसक्रीम वाली? कौन जो आती है, कौन वाली आइसक्रीम? ये जो एंगल बनता है ना, नीचे टोपी जो बनती है, इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। यानी वो जो आइसक्रीम वाला कोन आता है, उसको आप चारों साइड से ऐसे देख सकते हो। उसको आप चारों साइड से ऐसे देख सकते हो। तो ये वाला जो आता है भैया, इसे सॉलिड एंगल हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, यानी इसको 3D में आप लोग देख सकते हो। जैसे एक कागज की मदद से मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
ठीक है बेटा, चले आगे। अब एक, जैसे मैं एक कागज से बना के दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे देखो, जैसे कोन, कोन तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, कोन ही नहीं बनाना आता, रुको अभी दिखाता हूँ। देखो ये है कोन, कोन बनाना आता है नहीं आपको, ये है जैसे, देखो जैसे ये कोन है, ये कोन, तो ये कोन वाली जो आइसक्रीम नीचे बनता है ना, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये नीचे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये है भाई ये जो नीचे एंगल बन रहा है ना ये वाला, ये होता है सॉलिड एंगल नीचे। अब इसको तो आप 3D में देख सकते हो चारों साइड से ऐसे घुमा घुमा के, तो ये होता है 2D 3D का अंतर। लेकिन उस एंगल को आप नहीं देख सकते थे, वो तो खाली बाहर से आप लोग बोर्ड पर देख सकते थे, अंदर जाके आप उसको नहीं देख सकते थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो याद रखना, अब इसको कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा थीटा निकालने का। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो जब इसको भी आप गोल गोल ऐसे घुमाओगे, जब इसको भी आप गोल गोल ऐसे घुमाओगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल। और ये इस सर्कल की क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस। और ये इसका आपको सबसे पहले, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यानी जो ऊपर ये जो कोन, कोन वाला है ना, ये कोन वाला बना है बेटा, इस कोन के ऊपर एक सर्कल से ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कोन जो बना है इसके ऊपर एक सर्कल बनेगा, सर्कल। तो ये जो सर्कल बना है इसका पहले आपको एरिया निकालना है। तो एरिया और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का क्या कर दो, स्क्वायर, ये आपका सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा। ये आपका सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा। यानी कि भाई साहब, पहले आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाई त्रिज्या का जो वर्ग होगा उसका भाग दे दो, आपका सॉलिड एंगल निकल के आ जाएगा। इसका जो मात्रक होता है एसआई यूनिट, वो होता है स्टी रेडियन। जैसे पहले वाले का क्या होता था, रेडियन, इसका क्या होता है, स्टी रेडियन होता है। इसका क्या होता है, स्टी रेडियन होता है। उमेश जी आपको कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आप पढ़ने पे ध्यान नहीं लगाते हो, तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। ठीक है, अब सुनो, तो स्टी रेडियन क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा स्टे। देखो वो बच्चे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे जिन्होंने शुरू से क्लास को नहीं लिया है। अब इसकी 2 क्लास तो पहले पढ़ा दी, तो कैसे समझ में आएगा अगर आप तीसरी क्लास पढ़ोगे तो। ठीक है, तो स्टे रेडियन क्या हो जाएगा, इसका यूनिट। अब एक चीज नोट करके लिखना बेटा, एक चीज नोट करके लिखना कि भाई इसकी यूनिट भी पता चल गया। तो हमारे कितनी चीज हमने पढ़ ली अब तक, 2 चीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ ली, प्लेन एंगल भी पढ़ लिया, सॉलिड एंगल भी पढ़ लिया। अब यहां पर नोट करके एक चीज लिख लो आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली चीज, कि जैसे मैंने कल आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बेटा, मैंने कल आपको विमीय सूत्र पढ़ाए थे। तो याद रखना, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। यानी इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t0। यानी इनका कोई भी विमीय सूत्र भैया जी हमारा नहीं होता है। लिख लो, दीज आर, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है, पूरक राशि, चाहे वो समतल कोण हो चाहे वो ठोस कोण हो, इनका ये विमाहीन होती हैं, मात्रकहीन होती हैं और विमाहीन भी होती हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, दीज आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये मात्रकहीन राशि होती हैं और इनकी कोई मात्रक नहीं होता और विमीय सूत्र भी नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता तो क्या नहीं होता, विमीय सूत्र भी नहीं होता। एम भी जीरो हो जाता है, एल भी जीरो, टी भी जीरो, दोनों का ही। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या भाई साहब, ये मात्रकहीन राशि होती है, ये मात्रकहीन राशि आपकी होती है, ये आपकी मात्रकहीन राशि होती हैं। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। प्लेन एंगल भी और क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल भी। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आपको समझ में आ गया, प्लेन एंगल भी और सॉलिड एंगल भी। अब चलें अगले टॉपिक की तरफ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब अगले टॉपिक की तरफ जो हम चलते हैं, तो प्लेन एंगल भी पढ़ लिया आप लोगों ने, सॉलिड एंगल भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, हेडिंग डालिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, लिखें,
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। अगले टॉपिक का नाम डालें भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, चलें। कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई, जब मैं कह तो रहा हूं, ना तो कोई यूनिट होती, ना कोई डायरेक्शन होती, ना ही कोई इनकी डायमेंशन होती। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ml2t-2। अरे वर्क हो या एनर्जी हो, सेम ही होता है बेटा, ml2t-2। अनुराग जी, पहली क्लास आप लोग देखो, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो कम आएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। तो भैया आप लोग पहले देख लो, अगर नहीं आता है तो बेटा पहली दोनों क्लास देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलें, चलो। अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलें बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर क्यों नहीं होती है इनकी डायमेंशन? क्योंकि बेटा देखो, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। और देखो लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? दूरी। ये जो आर है त्रिज्या, ये भी दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो नीचे भी मीटर स्क्वायर आता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या कुछ बचा? खत्म, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए कोई मात्रक ही नहीं होता इसका, इसलिए कोई मात्रक ही नहीं होता। ऐसे ही जब इस समतल कोण का सूत्र देखोगे तो क्या है? आर्क, यानी चाप की लंबाई, ये भी मीटर में आएगा, और त्रिज्या भी मीटर में आएगी, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, इसलिए इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर? तो हेडिंग डालो मात्रकों की पद्धतियां। बेटा अब इस टॉपिक का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लीजिए आप लोग। इस टॉपिक का मीनिंग क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। देखो भैया, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, 19 से पहले, मैं कह रहा हूँ 19वीं शताब्दी से पहले या 18वीं शताब्दी से पहले, क्या होता था कि चीज़ें तो हमारे पास थी, यानी कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी तो होती थी, भौतिक राशि। भाई भौतिक राशि किसे कहते हैं बेटा? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहा जाता है। तो हमारे पास चीज़ें तो सब हुआ करती थी, लेकिन उनको मापने का कोई इकाई नहीं हुआ करता था। जैसे आजकल गांव में आपने देखा होगा, आजकल तो गांव में भी यही चलता है कि जैसे तुम कपड़ा लेने जाओ किसी दुकान से, या केबल, बिजली वाली कोई दुकान है, केबल होती है ना, तो वायर, वायर लेने जाओ, तो वो 1 मीटर, तुमको 5 मीटर तार चाहिए, तो वो इस तरीके से 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरीके से आपको देता था। या आजकल गांव में क्या होता है कि भाई वो पड़ोसी के घर से कुछ सामान मान लीजिए आ जाए कटोरी के अंदर, तो कटोरी में ही मम्मी उसको देने जाती थी, क्योंकि जितना उसने दिया उतना ही हम उसको दे देंगे। तो पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, यानी चीज़ों को मापने के लिए ना तो किलोग्राम था ना मीटर था, कोई नहीं जानता था क्या है। तो पहले क्या होता था कि चीज़ें तो सब हुआ करती थी, बट उनको मापने के लिए कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं हुआ करते थे। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम में 3 सिस्टम आए। यानी सब, जब ऐसा खत्म हुआ, भाई पहले तो ऐसे होता था कि कोई किसी से भी माप रहा है, ठीक है, कोई किसी से भी माप रहा था पहले तो, लेकिन बाद में कितने सिस्टम आए बेटा? सबसे पहले यूनिट के 3 सिस्टम आए। बाद में यूनिट के कितने सिस्टम आए? 3। सबसे पहला जो सिस्टम आया वो क्या आया? सीजीएस सिस्टम। याद रखना, 3 सिस्टम आए। सीजीएस सिस्टम आया, हिंदी में क्या कहेंगे? सीजीएस पद्धति। एक आया बेटा हमारे पास एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति आई। और एक तीसरी जो पद्धति थी उसका नाम हुआ करता था एमकेएस पद्धति। क्या हुआ करता था बेटा? उसका नाम एमकेएस पद्धति हुआ करता था। तो स्टार्टिंग में भाई साहब पहले तो हाथ पैर जो भी कुछ था ऐसे ही मेजर करते थे, हाथ से माप लिया, पैर से माप लिया, ठीक है, थैले में भर के ले आए, कटोरे में भर के ले आए, लेकिन चीज़ों को मापने के लिए कोई कुछ भी नहीं हुआ करता था। स्टार्टिंग में 3 तरह के सिस्टम आए, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब इनके अंदर क्या हुआ करता था बेटा कि इनकी अपनी अपनी एक कंडीशन हुआ करती थी। इन तीनों की अपनी अपनी एक कंडीशन हुआ करती थी कि भाई मान लीजिए कुछ, जब ये तीनों आ गए तो कुछ कंट्री तो भाई साहब, हाँ अभी इनकी ये भी बताऊंगा, कुछ कौन सी ईयर में कौन आया और किस वैज्ञानिक ने बनाया ये भी बताऊंगा। घबराओ मत, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ईयर भी बताया जाएगा, किस वैज्ञानिक ने कौन सा दिया ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तीनों सिस्टम आ गए। अब
जितने भी कंट्री हुआ करते थे, जितने भी देश हुआ करते थे, कुछ कंट्री तो इसको फॉलो करने लग गए भाई, कुछ देश तो अपने यहाँ इसको मानने लगे, कुछ कंट्री जो होते थे, कुछ देश इसको मानने लगे और कुछ देश इसको मानने लगे। अब इनके यहाँ अपनी अपनी एक शर्त हुआ करती थी बेटा, कि ये कहता था, सीजीएस वाला कहता था कि हमारे यहाँ पर जो लेंथ होती है, लेंथ का मतलब लंबाई जो होती है, उसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर जो मास होता है, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है, उसको ग्राम में लेना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर जो टाइम होता है, टाइम यानी कि जो समय होता है, वो किस में लेना पड़ेगा, सेकंड। यानी जो देश इसको फॉलो कर रहे थे, इसको मान रहे थे, उनको अपने यहाँ पर लंबाई को लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान जो होता है उसको ग्राम में, और टाइम जो होता है उसको किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। ठीक है। अब फिर ये बोले भाई साहब, एफपीएस वाला सिस्टम ये कहता है कि हमारे यहाँ पर जो लेंथ होती है, लंबाई, लंबाई को लिया जाता है किसके अंदर, फुट के अंदर लिया जाता है। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मास होता है, द्रव्यमान, हमारे यहाँ पर जो मास होता है, द्रव्यमान, उसको पाउंड में लिया जाता है। अब तुम कहोगे सर लेंथ मास टाइम को ही क्यों लेते हैं, लंबाई द्रव्यमान समय को ही क्यों लेते हैं? तो भाई मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, मैंने आपको कितनी मूलभूत राशियां बताई थी, 7। तो 7 में से सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जो होती हैं, सबसे ज़्यादा मूलभूत राशि जो होती हैं, वो क्या होती हैं, ये 3 होती हैं, लंबाई द्रव्यमान समय। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंबाई को तो लिया जाएगा फुट में, द्रव्यमान को किस में लिया जाएगा, द्रव्यमान को लिया जाएगा पाउंड में, और टाइम जो होता है, टाइम, उसको किस में लिया जाएगा, समय। तो सबके यहाँ अपना अपना एक अलग सिस्टम था कि किसके यहाँ पर किसको किस में लिया जाएगा। तो भाई अब ये बोला कि भाई ऐसा थोड़ी है, हमको भी तो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, एमकेएस को भी कुछ कंट्री, कुछ देश फॉलो करते थे। तो ये बोला एमकेएस पद्धति, सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, पद्धति। एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस में लिया जाता है, लेंथ को, लंबाई को किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। द्रव्यमान को किस में लिया जाता है, मास को, मास को, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान को किस में लिया जाता है, केजी में लिया जाता है, किलोग्राम में। और टाइम को किस में लिया जाता है, समय को सेकंड में लिया जाता है, समय को किस में लिया जाता है, सेकंड। तो अपने अपना भाई सब सिस्टम चल रहा था, कुछ लोग इसको मानने लगे, कुछ इसको मानने लगे, कुछ इसको मानने लगे। अब कोई बालक ये कहता है कि सर जी इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड, एमकेएस की फुल फॉर्म होती है मीटर किलोग्राम सेकंड, एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड। क्लियर। कई बार ये पूछ लेता है पेपरों में कि इनमें से कौन सी ऐसी डायमेंशन है जो तीनों में सेम है, यानी ऐसी कौन है जो तीनों में समान है। तो आंसर आएगा टाइम। देखो टाइम यहाँ पर भी सेकंड में है, यहाँ पर भी सेकंड में है, और यहाँ पर भी सेकंड में है। तो याद रखना समय तीनों में क्या है, सेम है, सेकंड सेकंड सेकंड। तो हमेशा याद रखना सीजीएस में भी टाइम सेकंड में है, और एफपीएस में भी, और एमकेएस में भी। तो स्टार्टिंग में बेटा पहले तो कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन स्टार्टिंग में कितने प्रकार के सिस्टम आए हमारे, 3। स्टार्टिंग में कितने प्रकार के सिस्टम आए हमारे, 3। ठीक है, याद रखेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने तरह के सिस्टम आए, 3। एक सीजीएस आया, एक एफपीएस आया, एक क्या आया, एमकेएस। ठीक है। अब सुनो आगे, अब इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे की मैं बातें करता हूं कि सीजीएस पद्धति जो है ये कब आई। तो याद रखना एक वैज्ञानिक हुआ करते थे बेटा, सीजीएस पद्धति के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल गॉस, और इन्होंने इस सिस्टम को, GAUSS, इन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि दिया 1832 के अंदर। तो याद हो गया ये वाला पॉइंट आपको। ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली याद रखना है। आगे मैं बात करता हूं कि जो एफपीएस सिस्टम होता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड जो होता है, ये हमारा आया, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था एवर्ट, EVERET, एवर्ट नाम के एक व्यक्ति थे बेटा, और इन्होंने 1861 में ये दिया था। याद रखेंगे 1861 में आपका ये इंट्रोड्यूस किया था। अब सुनो ध्यान से, इसीलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए आपको एक चीज और नोटिस करनी है बेटा, यहां पर, यहां मैं लिख देता हूं,
यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो सिस्टम है ना सीजीएस सिस्टम, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि सीजीएस पद्धति को गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पद्धति को? गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गॉसियन पद्धति? क्योंकि वैज्ञानिक कौन थे जिसने ये बनाया था? कार्ल गॉस। तो इसके नाम पर इसको गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एक रोहित नाम का बच्चे कह रहे हैं कि भैया अलग तीन तीन सिस्टम क्यों बनाए? मैंने नहीं बनाए बेटा, तीन वैज्ञानिकों ने बनाए। अगर मैंने बनाए होते तो मैं आपको बता देता। ठीक है, तो कार्ल गॉस नाम है इनका, इन्होंने गॉसियन सिस्टम बनाया था। ये एवर्ट नाम है, एवर्ट। इस सिस्टम को, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इसीलिए याद रखना एफपीएस सिस्टम को बेटा ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। नहीं नहीं, चलो, हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। थैंक यू। आपको भी हैप्पी होली सर, और बच्चों को भी हैप्पी होली सर। अब मन्नू सर की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को होली की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हूँ। आपका जो जीवन है खुशी से भरा रहे, ठीक है, और पढ़ाई में आपका खूब मन लगे। ठीक है, तो अब मन्नू सर अपने घर जा रहे होंगे, तो इस वजह से भाई साहब कपड़े कपड़े तो ख़राब ही हो गए बिल्कुल। मना कर रहा था मैं कि मत करो, बट ठीक है चलो। पहली बार तो ये पहन के ही नहीं आने चाहिए थे, ऐसा पता होना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं बेटा। तो इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आज तो ऐसा ही रहेगा लगभग, मुझे पता चल रहा है कि इसीलिए आज मैं ना, पता है, ऑफलाइन क्लास में नहीं जा रहा। मैंने ऑफलाइन क्लास की अपनी छुट्टी कर दी, क्योंकि मुझे पता है मुझे इससे ना एलर्जी होती है थोड़ी सी। तो मुझे थोड़ी सी एलर्जी रहती है इससे। बाहर एक मैम को लगा रहे हैं सर, तो मैम कह रही हैं आपको अपनी बीवी की कसम है। अब मन्नू सर को कह रही है आपको अपनी बीवी की कसम है। सर नहीं मानेंगे, आज किसी की भी कसम दे दो सबको लगाएंगे वो। तो याद रखना, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है बेटा, ब्रिटिश पद्धति के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो एमकेएस सिस्टम है बेटा तीसरा वाला, ये किसने दिया? तो याद रखना बेटा, ये हमारा दिया था। एमकेएस पद्धति जो है वो याद रखना किसने दिया था? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गिवोनी ग्योर्जी, GIVO। हाँ, गिवोनी जॉर्जी, याद रखना बेटा। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया था? गिवोनी जॉर्जी। 1901 में ये दिया गया बेटा, ये 1901 में दिया गया। और बेटा इस सिस्टम को हम कहते हैं, याद रखना, इस सिस्टम को बेटा हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे मैट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अगली क्लास तो बेटा हो सकता है मैं तो कल भी तुमको पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, नहीं तो फिर होली के बाद ही होगी अब। चलो, तो याद रखना बेटा, इस पद्धति को, एमकेएस पद्धति को दूसरा नाम, देखो आपको कितनी चीजें याद रखनी है, यहाँ से तीन चार चीजें याद रखनी होती हैं। इसको मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है बेटा, इसको मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, इसको मैट्रिक पद्धति भी भैया कहा जाता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे, मैट्रिक पद्धति भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। क्लियर है भैया? सबसे पहले आप देख सकते हो ना बेटा, डेट से ही पता लग जाएगा सबसे पहले कौन आया। 1832 में ये आया, 1861 में ये आया दूसरे नंबर पे, और 1901 में ये आया। तो इस तरीके से हमारे तीन सिस्टम आए थे। ठीक है, यस सर, कल पढ़ा देना। हाँ हाँ सोनम बेटा, तुमको बहुत पढ़ी है। अब देखो बेटा, इन तीनों सिस्टम के बाद एक हमारा आता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एक हमारा आता है भाई, पहले तो ये तीन सिस्टम बने, लेकिन इसके बाद एक हमारा आता है चौथा, जो आता है उसे कहते हैं बेटा हम एसआई सिस्टम। क्या आता है बेटा? हमारा चौथा जो आता है उसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम, यानी इसे हिंदी में एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है, एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इसको बनाने वाले जो है वो है सीजीपीएम। अब बेटा सीजीपीएम क्या होता था? अब ये कोई आदमी का नाम नहीं है, ठीक है,
सर थर्ड साइंटिस्ट को हिंदी में लिख दो। अरे बेटा, हिंदी में नाम वही रहेगा। क्या नाम है इसका? गॉसियन। तीसरे वाले का नाम हिंदी में लिखूं? लिखो। गिवोनी, गिवोनी जियोर्जी। ये है बेटा, हिंदी में तो नाम वही रहेगा बेटा, हिंदी इंग्लिश में नाम वही रहेगा। ठीक है। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हुआ करे, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल बता रखा है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा नंबर है जो पे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं आपके पूरे बैच का। क्या आप भी चाहते हो कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो? ठीक है, चलो तो याद रखेंगे। अब इसके बाद एक आता है CGPM, एक एक इंस्टीट्यूट। ये ना एक इंस्टीट्यूट का नाम है बेटा, एक संस्था का नाम है। इंस्टीट्यूट को क्या कहते हैं? संस्था। और उसने ये बनाया हुआ है भाई, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, संस्था का नाम है, जिसने क्या बनाया है? एसआई पद्धति को बनाया। ठीक है। अब हमारा कई बार पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में किस में लेते हैं भाई? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे MKS में क्या होता था? लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, द्रव्यमान को और टाइम को सेकंड। ऐसे ही यहाँ पे लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में। तो फिर इसमें कैसे लेते हैं? ठीक है, इसमें कैसे लेते हैं? तो बेटा यहाँ पर याद रखना, इसके अंदर लंबाई को लेते हैं मीटर में ही, इसके अंदर मास जो होता है द्रव्यमान, मास जो होता है द्रव्यमान, उसको हम भैया जी किस में लेते हैं? किलोग्राम में ही लेते हैं। और टाइम जो होता है समय, उसको हम किस में लेते हैं? टाइम को ही हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। टाइम को हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, याद करना है ये सब बेटा, सब याद करना है। कनिका जी ये सब याद करना है कि CGS में दूसरा नाम क्या है? CGS का गॉसियन किसने दिया? FPS का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश किसने दिया? MKS का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक किसने दिया? कब दिया? ये भी याद रखना है। बाकी फुल फॉर्म तो आपको याद है। C की फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, F की फुट पाउंड सेकंड, M की मीटर केजी सेकंड, ऐसे याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलें, तो अब सीज एसआई सिस्टम में कहाँ क्या लेते हैं? लंबाई को भी मीटर, मास को केजी, टाइम को सेकंड। बट बेटा याद रखना, क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल इसका कॉपी है? यानी MKS में भी तो बिल्कुल सेम ले रहे थे हम, MKS में भी मीटर में लिया जाता था, किलोग्राम में, सेकंड में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है कि एसआई सिस्टम जो है वो किसकी कॉपी है? CGPM एक इंस्टीट्यूट का नाम है जिसने इसको बनाया, एक विद्यालय है, एक संस्था है। अब इसने ही क्यों बनाया सर जी? क्योंकि बेटा ये संस्था ऐसी है कि ये है ना, मात्रकों के ऊपर यही काम करती थी, यानी सिस्टम यूनिट्स के ऊपर ये काम किया करती थी। इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, तो अब याद रखना, कई बार पेपरों में सवाल आता है कि एसआई पद्धति को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बनाया गया है, चोरी कहाँ से किया गया है? तो बेटा याद रखना, एसआई सिस्टम किसका कॉपी है? SI system is derived from SI system is derived from MKS system. SI system is derived from MKS system। लिख लो, SI पद्धति को SI पद्धति को MKS पद्धति से लिया गया है, MKS पद्धति से लिया गया है। एसआई पद्धति को कहाँ से लिया गया है बेटा? MKS पद्धति से लिया गया है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी की कॉपी है। तो CGPM का फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ, लिख लो, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड ठीक है, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। अब फुल फॉर्म को भाई साहब हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में ही याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया है भाई हमने, मात्रकों की मात्रक पढ़ लिए हैं हमने बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम अगली क्लास में बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर होली का माहौल है, तो हमको भी होली खेल लेने दो। बच्चा कह रहा है एक होली क्यों नहीं खेलते हो आप? खेलूंगा खेलूंगा। ठीक है, चलो कल करेंगे अब। इससे आगे कल की क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है, 15 मिनट का ये टॉपिक बचा हुआ है, 15 से 20 मिनट का। और कल इसकी थ्योरी तो कंप्लीट कर ही लेंगे, प्लस न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे बेटा। थ्योरी भी पढ़ लेंगे और क्या पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी अच्छे से होली मनाना, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। कल ही होगी, मे भी कल क्लास हो जाए, लेकिन कल नहीं होगी तो होली के बाद होगी। कोशिश करूंगा कल अपने घर जब जाऊं तो होली आपकी ये क्लास पूरी करके जाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी होली आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, होली पर आपको 24 तारीख को आदित्य सर का भी बर्थडे है, तो आपको ढेरों गिफ्ट भी मिलेंगे। हाँ, ठीक है, बस कर दिए बंद।